बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेट में ही एंजाइटी क्यों महसूस होती है? और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि ज़रा सा हम टेंशन लेते हैं, ज़रा सी एंजाइटी आती है, कोई परेशानी आती है, एग्ज़ाम्स की परेशानी होती है या कोई नए काम की परेशानी होती है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है, तो हमारा पेट ही क्यों ख़राब होता है? क्यों हमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या हमें डायरिया होता है या कोई बुरी खबर सुनते हैं एकदम जो है वो दिल की धड़कन तेज़ होती है और पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं, एक बटर फ्लाई वाली कैफियत होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखें, बहुत से लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होती और वो इसी चीज़ की वजह से यही सोचते रहते हैं कि हमें यहाँ कोई केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, और वो इसी चीज़ पे काम करते हैं और इस चीज़ पे काम नहीं करते। आप इसकी दवाइयाँ खाते रहेंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स खाते रहेंगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी चलती रहेंगी। मैं वो इंसान हूँ कि जिसने 8 साल ज़िंदगी के बहुत सवेर किस्म की एंजाइटी को फेस किया, ऑन एंड ऑफ मुफ्त तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल किया, मुफ्त तरह की एंटी डिप्रेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारा कुछ जो कुछ भी चल रहा है मेरी लाइफ में आ रहा है, ये मेरे गट की वजह से आ रहा है और मेरे ओवर थिंकिंग की वजह से आ रहा है और मेरी सेंसिटिविटी की वजह से आ रहा है। मैंने उन सारी चीज़ों को ठीक किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर एक प्रोफेशनल लाइफ कोच बना, माइंड ट्रेनर बना, मोटिवेशनल स्पीकर बना और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर बना, और मैंने बहुत से लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। तो मैं उसके बाद कोई भी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ ये सोच कर बनाता हूँ कि मैं किसी इंसान की ज़िंदगी में भी जितना ज़्यादा मैं सेल्फ हेल्प पे काम कर सकता हूँ मैं ज़रूर कर सकता करूँ, ताकि आपकी ज़िंदगियाँ भी मेरे मेरे से ज़्यादा बेहतर हो सके। अल्लाह ताला हर इंसान को जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हमारा दिमाग है उसका एक कनेक्शन है हमारे गट के साथ, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। मतलब जो आप यहाँ सोचेंगे वहीं आप यहाँ सोचेंगे। इस पे मैं बहुत सी वीडियोस में बात कर चुका हूँ। तो ये इसके अंदर जो है ना वो एक एंटिक नर्वस सिस्टम होता है। हमारे पेट के अंदर अपना एक नर्वस सिस्टम है जिसे एंटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसमें तकरीबन 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये इतने न्यूरॉन्स हैं कि ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड से भी ज़्यादा हैं। जब एंट्रिक नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बीच में जो कम्युनिकेशंस होती हैं, जो रेगुलरली कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं, वो तो चलती रहती हैं, लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी आती है कि कोई स्ट्रेस वाली चीज़ है या कोई परेशानी वाली चीज़ है या वो सिचुएशन है जिसमें इंसान हैंडल नहीं कर पा रहा, तो जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो पेट में एक बटरफ्लाई वाली कैफियत आती है, पेट में जो है वो एक डिस्कम्फर्ट आता है, पेट में जो है वो एनजाइटी आती है और पेट में जो है वो बहुत सा जो है वो इंसान को एक मरोड़ टाइप वाली कैफियत महसूस होती है। असल में जो हमारा पेट होता है, यहाँ गट में जो है वो तकरीबन 90% से 95% तक सेरोटोनिन बनता है, सेरोटोनिन, डोपामिन, और इसके अलावा अदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे गट में बनते हैं। इन इसको जो है जो ये सेरोटोनिन की अगर आप बात करें तो ये मूड बूस्टर होता है, ये एनजाइटी रेगुलेट करता है, ये मूड बूस्टर है और एनजाइटी को कंट्रोल करता है। इसका जो हमारे इधर जो है इसका एक रोल है। अगर ये कम ज़्यादा हो जाएगा तो हमें एनजाइटी और मूड के बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। स्ट्रेस में जब कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है, कॉर्टिसोल के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पहले भी बनी है, मैं आपको इंशाल्लाह आगे भी बताता हूँ। कॉर्टिसोल का लेवल जब बढ़ता है तो गट के स्मूथ मसल जो होते हैं वो डाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, और फिर इसके बाद जो है वो गट में माइक्रोबायोम्स की जो तादाद होती है वो कम हो जाती है। अब गट माइक्रोबायोम्स में होता है कि एक कंडीशन आती है डिसबायोसिस। डिसबायोसिस में क्या होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो जाती है, और जब हार्मफुल बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो डिप्रेशन और एनजाइटी ट्रिगर होता है। यही मेन रीज़न है कि जिन लोगों को एनजाइटी डिप्रेशन होता है उन लोगों की गट हेल्थ ठीक नहीं होती, उन लोगों का स्टमक ठीक नहीं रहता, और जिन लोगों का स्टमक ठीक नहीं रहता उन लोगों को जो है वो बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं साइकोलॉजिकल। अगर आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं तो ओवर थिंकिंग और रुमिनेशन जो होती है वो गट को, सेकंड ब्रेन को ओवर एक्टिव कर देती है। क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो एंट्रिक नर्वस सिस्टम को जो है वो हाइपर एक्टिव कर देता है। ये जो है ये पेट में एक एंजाइटी क्रिएट करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें जो है वो पेट में एंजाइटी महसूस होती है। दर हकीकत कोई भी चीज़, जब हम पैनिक होते हैं, हम किसी इस तरह की सिचुएशन में जाते हैं कि जिस सिचुएशन में हमें लगता है कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो हमारे ब्रेन का जो इमोशनल सेंटर है अमिगडला, ये हमारे ब्रेन का फियर सेंटर होता है। जब कोई ख़तरा आता है या कोई टेंशन आती है, हम कोई अंदर चीज़ महसूस करते हैं तो ये इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है, अलर्ट
जारी करता है कि कोई खतरा है। ये जो खतरे वाला सिग्नल होता है ये ब्रेन में हिप्पोथैलेमस को जाता है। हिप्पोथैलेमस जो होता है वो स्ट्रेस मूड को ऑन कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। यहाँ से पूरी बॉडी रिएक्शन स्टार्ट कर देती है और हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो उसको अलाउ कर देता है। ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग पार्ट होता है, ये लॉजिकल पार्ट होता है जो कि एंजाइटी के वक्त समझ नहीं पाता कि ये जो कंडीशन है ये एक्चुअल है या इमेजिनरी है। तो वो उसी चीज़ की वजह से सारी की सारी जो है वो पूरी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। फिर एक सिस्टम एक्टिव हो जाता है जिसे कहा जाता है HPA एक्सिस। ये स्ट्रेस सिस्टम होता है। इसमें ब्रेन और एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं इनके दरमियान जो है वो एक कम्युनिकेशन जो है ना वो एक कनेक्शन बिल्ड होता है। इस कनेक्शन को जो है HPA कहा जाता है, हाइपोथैलेमिक प्यूटेटरी एड्रिनल एक्सिस। अब इसका काम क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेस जब सिग्नल मिलता है तो हिप्पोथैलेमस जो होता है वो प्यूटेटरी ग्लैंड को एक सिग्नल जारी करता है। प्यूटेटरी ग्लैंड जो है वो आगे एड्रिनल ग्लैंड को जो है वो एक सिग्नल जारी करती है, उसे एक्टिवेट करती है। अब एड्रिनल ग्लैंड से जो होता है यहाँ से कॉर्टिसोल और एड्रिनालाइन दो जो है वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को चेंज करके रख देते हैं। ये हमारे अंदर जो है फाइट और फ्लाइट मूड का मतलब खतरा आ गया है, अब हमें लड़ना है या हमें भागना है, ये फाइट फ्लाइट और फ्रीज मूड को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ से हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारा पेट डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी के अंदर शुगर लेवल एकदम जो है वो हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाती है, ब्लरी विजन हो जाता है, हमारा हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं, बहुत से सिम्टम्स हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। हमारा एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसे ANS कहा जाता है। इस सिस्टम को मेजर दो पार्ट्स में देखा जाता है कि एक वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सादा सी जुबान में आप समझे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो होता है कि जब एक इंसान बिल्कुल ठीक है, फुली अवेयरनेस की हालत में है, वो रेस्ट में है, डाइजेस्ट में है, वो कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई उसके अंदर नहीं है, तो उसकी हार्ट बीट भी ठीक होगी, उसकी सारी चीज़ें ठीक होंगी, वो रेस्ट और डाइजेस्ट हालत में होगा। लेकिन जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हार्ट पल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है, बॉडी जो है वो एक एड्रिनल स्ट्रेस से गुजर रही होती है, वो स्टमक को कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, बॉडी के और डिफरेंट पार्ट्स को स्टमक कर देती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है इंसान फिजिकली एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इसको ऐसे ही है कि जैसे एक स्टूडेंट है, उसका कुछ दिन बाद पेपर है और एग्जाम्स की वो टेंशन ले रहा है और उस चीज़ को सोच सोच के अपनी अभी की हालत को ख़राब कर रहा है। उसको डायरिया हो रहा है, उसको IBS ट्रिगर हो रहा है, किसी की शादी है, कुछ दिन बाद शादी है, वो शादी का सोच सोच के अपना खाना ख़राब कर रहा है, अपनी नींद ख़राब कर रहा है, अपनी सारी चीज़ें ख़राब कर रहा है और बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज कर रहा है। फिर बात आती है कोई नया काम स्टार्ट कर रहा है, किसी भी चीज़ को वो लेके अपने आप को फ्यूचर में डाल रहा है और फ्यूचर में उसको एंजाइटी ट्रिगर हो रही है और एंजाइटी के अंदर जो है वो पूरी की पूरी उसके अंदर जो है वो एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है और लंबे अरसे तक जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट रहना इंसान की बहुत सी जो है वो प्रॉब्लम्स को कई गुना बढ़ा देता है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। मैं आपको सेल्फ हेल्प पे हर चीज़ बताना चाहता हूँ जिसमें डाइट है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं। कोशिश ये करें कि आप वीडियोस को पूरा देखें करें और इनसे सीखा करें और जो चीज़ आपको समझ में आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, कोई डिफ़िकल्ट लगे वो भी बताया करें। बेस्ट सेल्फ हेल्प की बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो जो साइंस बेस्ड चीज़ है वो है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग जो होती है वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो स्टिमुलेट करती है वेगस नर्व को और गट के जो है ना वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बेहतर करती है। सबसे जो पहला सोल्यूशन है वो है लाइफ चेंज। अब पहली बात तो ये कि लाइफस्टाइल चेंज कर लेने से बहुत सी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी। पहली चीज़ ये डीप ब्रीदिंग और वेगस नर्व को एक्टिवेशन। 2018 की एक स्टडी में देखा गया कि स्लो ब्रीदिंग जो है ना एक्सरसाइज वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है और गट्स के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बेहतर करती है। तो इसीलिए जो है वो आपको डीप ब्रीदिंग और स्लो ब्रीदिंग थोड़ी सी अपनी डाइट में जो है ना वो अपनी डेली रूटीन्स में लाजमन डालनी चाहिए। अब माइंडफुलनेस जो है वो मेडिटेशन भी बड़ी ज़रूरी है। 10-15 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस किया करें आप डेली। जो है ये आपके ENS और ब्रेन के स्ट्रेस सिग्नल को कंट्रोल करती है, बेहतर करती है। तो इसके लिए सिंपल आप नमाज में भी जो है वो लंबे सजदे की हालत में जा सकते हैं। ये सिंपल आप इसके लिए कोई टाइम निकाल सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें। मॉडरेट एक्सरसाइज जो है वो सेरोटोनिन रिलीज को जो है वो इंक्रीज करता है और गट मोटेलिटी को इम्प्रूव करता है। 2018 की एक और स्टडी बताती है कि फिजिकली एक्टिविटी जो होती है ये गट माइक्रोबायोटा और मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा असर डालती है।
अब बात करते हैं डाइट और गट हेल्थ की। तो डाइट में आपको प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड फूड का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ। जिन लोगों को योगर्ट सूट करता है योगर्ट खा लें, कीफर सूट करता है कीफर खा लें, और इसके अलावा और भी बहुत से जो हैं वो मैंने बताए हुए हैं। आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना, या बहुत ज़्यादा करना है वो आपने अपने आप को देखना है। दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है नहीं करना, वो आपने अपने आप को देख के करना है। कीफ़र जिन लोगों को सूट करता है वो कीफ़र इस्तेमाल कर लें, जिनको नहीं करता वो ना करें। इसके अलावा आपने एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें अदरक है, हल्दी है, कलौंजी है। हल्दी, अदरक, कलौंजी और शहद का इस्तेमाल आपने करना है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन अपने आप को देखकर। आईबीएस पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अच्छा, उन फूड से अवॉइड करना है जिसमें चाय है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, हाई फैट है, यानी कि प्रोसेस फूड भी है इसमें। और ये जो है वो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रिगर करते हैं और आपके गट डिस्कम्फर्ट को बढ़ाते हैं। बाकी ज़िक्र अज़कार की आप करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें और ज़िक्र अज़कार हर वक्त करते रहें। आपने बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है। बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें लो फॉडमैप डाइट का इस्तेमाल करें, लो कार्ब डाइट का इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि रोज़ाना सुबह जो है वो डीप ब्रीदिंग करें, शाम को भी डीप ब्रीदिंग करें। ब्रेकफास्ट में आप जो है वो प्रोबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करें, गुड फैट्स का भी इस्तेमाल करें, गुड प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल करें। और जल्दी सोएं, जल्दी उठें, फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, सोशल मीडिया से बचें और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल ना करें। ग्रेटिट्यूड रखें, एक्सरसाइज रखें, और कुछ एनएलपी टेक्निक्स आप लाजमन सीख लें। एनएलपी टेक्निक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे किसी इंसान को फ्यूचर के बारे में कोई भी चीज़ फियर करती है, तो उसमें सादा सी मिसाल से मैं आपको समझा सकता हूँ। सादा सी, आंखें बंद करें और उस फियर को देखने की कोशिश करें, उसको मैक्सिमाइज कर कर देखें वो क्या आपको कहता है। उस फियर को देखें, उसको सुने, जो वो आपको कहता है उसके आंसर में अपने आप से बात करें, उस फियर को डील करें। आपका उस फियर को डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने रिसेंटली एक स्टूडेंट को कोच किया। उस स्टूडेंट का मसला ये था कि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले होते थे, तो वो इतना बीमार हो जाता था, इतना बीमार हो जाता था कि उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने पे मजबूर हो जाते थे। कभी वॉमिट्स, कभी उल्टियाँ, कभी पेट में दर्द है, कभी ब्लड वाला स्टूल आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। वो एकदम इतना नर्वस हो जाता था, एकदम अपने आप को इतना कर देता था। मैंने उसे सिंपल टेक्निक सिखाई कि आंखें बंद करके सोचें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आप पेपर दे रहे हैं, आप पेपर को लिख रहे हैं। जब वो ये सब कर रहा होता था उसे बहुत नर्वसनेस महसूस होती थी, बहुत एनजाइटी होती थी, बहुत अपने अंदर वो स्ट्रेस महसूस करता था। उसकी डाइट भी नहीं ठीक थी। अपनी डाइट पे भी काम किया, मेंटल हेल्थ पे भी काम किया, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, अल्लाह को कसरत से याद किया, सूरह रहमान, सूरह जो है वो अल मुल्क की रोज़ाना तिलावत सुननी शुरू की, रोज़ाना थोड़ा कुरान पढ़ना शुरू किया। ये सिंपल वो चीज़ें थी जो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, जिन्हें हमने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया है। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं अगर हमने इन चीज़ों को समझ लिया। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और दो चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा करते रहिएगा, कलौंजी और शहद। इनमें बहुत सी बीमारियों की शिफा है। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, डोनेशन कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।